प्रश्न 26। इंटरपोल क्या है, समझाइए। उत्तर है, इंटरपोल आधुनिक कंप्यूटर युग में आपराधिकता ने एक विश्व समस्या का रूप धारण कर लिया है। आवागमन के साधनों तथा दूर संचार सेवाओं की उपलब्धता के फलस्वरूप अपराधियों को अपनी गतिविधियां संचालित करना अपेक्षाकृत सरल हो गया है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में लिप्त अपराधी गिरोह हवाई जहाज या समुद्री जहाजों का उपयोग करते हुए अपनी गतिविधियां विभिन्न देशों में जारी रखते हैं तथा विश्व के अनेक देशों के अपराधियों से अपनी साठगांठ रखते हैं। इस गंभीर समस्या से प्रायः सभी देश जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध एवं आपराधिकता पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य ने स्वयं की अंतर्राष्ट्रीय इकाई स्थापित की है, जिन्हें इंटरपोल कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों एवं अपराधियों के बारे में अन्य देशों के समानांतर संस्था इंटरपोल से संपर्क बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी या अपराधियों यथास्थिति से कुप्रभावित देश संबंधित देश से 3 प्रकार के निवेदन करता है। अपराधी को ढूंढकर उसे पकड़ा जाए और निवेदनकर्ता देश को सौंप दिया जाए। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वापक अर्थात मादक पदार्थों का अवैध व्यापार, हीरे जवाहरात या सोने चांदी की तस्करी, मुद्रा, पासपोर्ट, विदेशी विनिमय आदि में कपट, धोखाधड़ी, महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, विमान अपहरण आदि में हो रही निरंतर वृद्धि के कारण इंटरपोल का महत्व और अधिक बढ़ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अतः इंटरपोल अपराधियों का पता लगाकर उन्हें पकड़ने के अलावा उनके बारे में भी सभी देशों को सूचनाएं भेजता है तथा उनके प्रत्यर्पण की व्यवस्था में सहायता करता है। इसका मूल उद्देश्य विभिन्न देशों की पुलिस संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने हेतु उनसे निपटने में सहयोग करना है। प्रश्न 27। दंड न्यायालयों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, दंड न्यायालय किसी भी देश की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार के न्यायालय कार्यरत रहते हैं, जिनमें सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय, दंड न्यायालय प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय, सैन्य न्यायालय, बाल न्यायालय तथा अनेक प्रकार के न्यायाधिकरण भी न्यायिक कार्य करते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, जो निचली अदालत से अपील की सुनवाई करता है। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की मौलिक अधिकारिता है। उच्च न्यायालय में से अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकती है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में रीट जारी करने की मौलिक अधिकारिता प्राप्त है। प्रश्न 28। दंड के क्षमादान का क्या तात्पर्य है? उत्तर, दंड का क्षमादान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी भी सिद्ध दोष अपराधी को क्षमादान कर सकता है या उसके दंड को निलंबित रख सकता है या उसका लघुकरण कर सकता है। राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की परामर्श से करता है। क्षमादान एक अनुग्रह है तथा इसकी मांग एक अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। क्षमादान से अभियुक्त का केवल दंड ही समाप्त नहीं हो पाता, बल्कि इससे दंडित व्यक्ति पूर्व स्थिति में आ जाता है मानो उसने कोई अपराध नहीं किया है। संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यों के राज्यपाल को भी किसी सिद्ध दोष व्यक्ति के अपराधों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न 29। किशोर अपचारिता को परिभाषित कीजिए। उत्तर, किशोर अपचारिता अपराध शास्त्रियों ने किशोर अपचारिता की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की है। सामान्यतः अपचारिता से आशय बाल एवं किशोर वयस्कों द्वारा किए गए ऐसे आचरण से है जिन्हें समाज के लोग अच्छा नहीं मानते तथा लोकहित की दृष्टि से जिनके लिए अपचारी की भर्त्सना, चेतावनी, दंड या कोई अन्य सुधारात्मक उपाय आवश्यक समझा जाता है। अतः अपचारिता का अर्थ अत्यंत व्यापक है, जिसके अंतर्गत किशोरों द्वारा अन्य व्यक्तियों के प्रति तिरस्कार, घृणा, अपशिष्ट या अभद्र व्यवहार तथा समाज के प्रति उदासीनता आदि सम्मिलित है।
किशोर तथा बालकों द्वारा किए गए कुछ अन्य कृत्य जैसे भीख मांगना, आवारागर्दी करना, कुसंगति में रहना, अश्लीलता, देर रात तक अकारण इधर उधर घूमना, उठाईगिरी या छोटी छोटी चीजों की चोरी करना, नशा करना, जुआ खेलना आदि भी अपचारिता के अंतर्गत आते हैं, जो समाज के भ्रष्ट व्यक्ति प्रायः करते हुए देखे जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किशोर अवस्था, बाल्यावस्था और पुरुषत्व या नारीत्व यथा स्थिति के बीच की वह अल्हड़पन की आयु, जिसमें व्यक्ति किसी प्रकार का असामाजिक आचरण करता है, जिसे यदि समय पर ना रोका गया तो उसके गंभीर अपराधी बनने की संभावना रहती है। प्रश्न 30, परवीक्षा को परिभाषित कीजिए। उत्तर, परवीक्षा भारत में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में पारित किया गया, जिसमें अपराधियों को परिवीक्षा के अंतर्गत छोड़े जाने संबंधी विस्तृत उपबंध है। दंड शास्त्रियों ने परिवीक्षा की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। प्रोफेसर टिप्ट के अनुसार किसी आपराधिक विचारण में दोषी अपराधी के विरुद्ध न्यायालय के अंतिम निर्णय या दंडादेश के निलंबन को परिवीक्षा कहते हैं, ताकि अपराधी को अपना आचरण सुधारने का अवसर मिल सके और वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। परिवीक्षा की अवधि में अपराधी प्रायः न्यायालय द्वारा निर्देशित शर्तों के अधीन परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण या निर्देशन में बना रहता है। प्रोफेसर सदरलैंड ने परिवीक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह दोषी पाए गए अपराधी के दंड के निलंबन की वह परिस्थिति है जिसमें उसे सद्व्यवहार बनाए रखने की शर्त पर स्वतंत्रता दी जाती है तथा जिसमें राज्य अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण द्वारा उसे सद्व्यवहार बनाए रखने में पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार उक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि परिवीक्षा के अंतर्गत दोषसिद्ध अपराधी को दंड नहीं दिया जाता और यदि वह दिया गया है तो उसे कार्यान्वित नहीं किया जाता। यदि परिवीक्षा की अवधि में अपराधी किसी परिवीक्षा शर्त का उल्लंघन करता है या अपना आचरण या व्यवहार ठीक नहीं रखता है तो उसके निलंबित दंड को कार्यान्वित कर दिया जाता है।